हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में बात करेंगे एजुकेशन लोन के ऊपर। कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट है कि सर एजुकेशन लोन के ऊपर कुछ लाइमलाइट कीजिए, कुछ उसके बारे में बताइए कि एजुकेशन लोन का क्या प्रोसेस रहता है और हम इसको किस हिसाब से इसका बेनिफिट लें इन ऑर्डर टू गो फॉर आवर एजुकेशन। सो आज की डेट में अगर हम देखते हैं एजुकेशन लोन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, जहाँ पे ट्यूशन फीस 50 लाख या उससे ऊपर की है इंडिया के अंदर, 70-80 लाख 1 करोड़ एंड प्लस की, तो इस पे एजुकेशन लोन के हिसाब से मिलता है। तो इसमें कुछ मेजर से पॉइंट्स बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे, जिसको हमको ध्यान रखना है इफ़ यू आर गोइंग फॉर द एजुकेशन लोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि एजुकेशन लोन रहता है, बाकी बहुत सारे कोर्सेज भी रहते हैं, जैसे लाइक MBA रहता है या इंजीनियरिंग रहता है, लेकिन ये सब जैसे कोर्सेज रहते हैं लाइक MBA रहता है, इंजीनियरिंग रहता है, ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स रहते हैं और इसमें 2 साल का MBA करने के बाद आपका जॉब प्लेसमेंट लग जाता है एंड यू आर गेटिंग सैलरीड। तो इस कंडीशन में बैंक आपको आपके एजुकेशन के बेसिस पे, आपके एडमिशन के बेसिस पे आपको लोन दे देता है और उसमें बीच में आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू कैन पे इट, रीपे इट आफ्टर वंस यू आर अर्निंग इट। बट इन केस ऑफ MBBS, बिकॉज ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो जैसे ही आप अपना एजुकेशन लोन लेते हो, जैसे ही आपको बैंक पेमेंट रिलीज़ करती है, वैसे ही आपका EMI स्टार्ट हो जाती है, आपको रिटर्न स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे इंडिया में 4 लाख रुपीज़ तक का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है। तो इफ़ यू आर गेटिंग एनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और थोड़ा बहुत आपको शॉर्टेज पड़ रही है, तो 4 लाख रुपए या उसके अंदर का लोन चाहिए, तो आपको बैंक से ईजिली मिल जाएगा। आपका जो भी होम ब्रांच है जहाँ से आप बैंकिंग करते हो, आप वहीं से जाके अप्लाई कर सकते हो। आपको ईजिली आपको 4 लाख रुपीज़ तक का लोन मिल जाएगा। 10, 11, 12, 13% तक आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है। और जो हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी लोग देखते हैं कि somebody हैज़ 40 लाख रुपीज़, उसके पास 25 लाख या 30 लाख रुपए की कमी पड़ रही है, तो वो सोचता है कि कैसे करें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि हम कहाँ से लें। तो जो आपका होम बैंक है आप उसी से ट्राई करिए। इन केस वहाँ से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तब आप बाकी के बैंक्स में भी ट्राई कर सकते हैं या डिफरेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोन प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से भी आप लोन ले सकते हैं। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आप सिर्फ एजुकेशन लोन लो, आप डिफरेंट टाइप के भी लोन ले सकते हो। पर्सनल लोन भी ले सकते हो या कोई मॉर्गेज लोन भी ले सकते हो, किसी डिफरेंट सोर्स से भी लोन ले सकते हो, मुझे फाइनेंस लोन भी ले सकते हो। आपको देखना है कि आपके ऊपर बर्डन कम पड़े, आपके ऊपर इंटरेस्ट कम पड़े, बिकॉज पेमेंट जैसे ही आप बैंक से लोगे वैसे ही आपका EMI आफ्टर 1 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपसे काउंसलिंग से रिलेवेंट है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमारा कोर्स का जो कॉस्ट है वो 70 लाख रुपीज़ का है। फर्स्ट ईयर में हम 20 लाख रुपीज़ पेमेंट कर रहे हैं और बाकी का रिमेनिंग 50 लाख रुपीज़ रिमेनिंग के 4 ईयर्स में हम पेमेंट कर रहे हैं उसका। तो अगर आपका जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो हमेशा आपको अपने पास से ही जनरेट करना रहता है, उसके लिए आप बैंक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। क्यों? बिकॉज जब आप काउंसलिंग करोगे, जब आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, आपको सीट अलॉट होगी, आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, आप अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करोगे, तो अलॉटमेंट लेटर में मैक्सिमम आपको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 6 दिन का ही टाइम मिलता है इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर एडमिशन फॉर्मेलिटीज़। इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आप अपनी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है और वो सीट फॉरवर्ड कर दी जाती है नेक्स्ट राउंड के लिए। तो कई बार देखा गया है कि अगर आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इतने शॉर्ट टर्म में जल्दी लोन सेंक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए आप फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है वो अपने पास से जनरेट करिए। बैंक आपको लोन तभी देगा व्हेन यू आर हैविंग ऑल योर डॉक्यूमेंट्स रेडी इन योर हैंड। जब आपके पास आपका एडमिशन का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा आपके हाथ में, उसी पे आप उसके बाद ही वो आपको एडमिशन लोन के लिए प्रोसीड करेगा। आप एडमिशन लेना चाहते हो, इस बेसिस पे बैंक आपको लोन नहीं देगा। आपका एडमिशन हो गया है, आपके पास अब एक्सपेंडिचर लेटर है हाथ में, उसके बाद बैंक जनरेट करता है। इसलिए आपका जो फर्स्ट ईयर का जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है उसको आपको ही अपने पास से अरेंजमेंट करना है। आप अपने सोर्सेज से उसको अरेंज करके चल सकते हो। अब जब भी बैंक सपोज कर लिया आपको 20 लाख या 30 लाख रुपीज़ का लोन सेंक्शन कर रहा है, तो लोन वो एक साथ नहीं दे देता है, वो ईयर बाय ईयर के हिसाब से देता है। फर्स्ट फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल की फीसेस अपने पास से अरेंज कर ली और फोर्थ ईयर और लास्ट ईयर 5th ईयर की अगर आपके पास फीस अरेंज नहीं हो पा रही है, तो बैंक आपको 4th ईयर में उतना ही पेमेंट देगा आपके कॉलेज को, जितना 4th ईयर की फीसेस होंगी या हॉस्टल के कॉस्ट होंगे उतना ही पेमेंट वो देगा। 5th का एक साथ आपको नहीं देगा और लेना भी नहीं चाहिए, बिकॉज एक साथ जितना ही पेमेंट बैंक से निकलता जाता है उतने की आपकी EMI और उसका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है कंपाउंड पे। अब मिलता है कैसे? क्या कोई भी बंदा ले सकता है? नहीं फ्रेंड, देखिए बैंक आपको लोन दे रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, आपके पास पैसे नहीं है, आपको पैसा दे रहा है, बट वो आपसे उसका
इंटरेस्ट चार्ज करने वाला है। तो बैंक, फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक आज की डेट में सबसे पहले अपने पेमेंट जो आप रिलीज़ कर रहा है उसकी सिक्योरिटी देखता है। विदाउट सिक्योरिटी वो पेमेंट आपको रिलीज़ नहीं करेगा। तो पेमेंट को सिक्योरिटी करने के लिए जो भी आपका कोलेट्रल है, मॉर्गेज है, आपका सिविल स्कोर है, ITR है, जो आपका इनकम है, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। जो आपके एसेट्स हैं, जो आपके ऊपर लायबिलिटीज़ क्या हैं, कोई पहले से लोन चल रहा है या आपकी फैमिली मेम्बर्स में कितना आपका खर्चा हो रहा है, इन सबको कैलकुलेशन करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ही बैंक लेके चलता है, लगभग डबल लेके चलता है और उसका हाफ पेमेंट रिलीज़ करता है। तो एजुकेशन लोन के लिए एज ऑफ नाउ हम यही बोलेंगे कि अगर आप देख रहे हो कि कुछ अमाउंट शॉर्ट पड़ रहा है, कुछ 10 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए तक शॉर्ट पड़ रहा है और आप देख लो कि ठीक है इसको मैं मैनेज कर लूँगा आने वाले टाइम पीरियड में, तो ही आप जाइए एजुकेशन लोन के लिए। वरना पूरी तरह से अगर आप डिपेंड कर रहे हो कि नहीं एजुकेशन लोन के ऊपर ही हम पढ़ाई कर लेंगे, बाद में हम देते रहेंगे, तो ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है। इस कई लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, कोर्स भी छूट गया और काफ़ी बैंक के इशूज़ आते हैं। तो आप अपना कंफर्ट जोन देख के ही आप एजुकेशन लोन के लिए जाइए। अगर नहीं हो पा रहा है तो उससे बेटर है कि आप रिपीट कीजिए, अपने आप को रिवाइज कीजिए, फिर से तैयारी करके गवर्नमेंट कॉलेज निकालिए, या आप कंप्रोमाइज़ कीजिए, आप BMS, BHMS, BMS के लिए जाइए। बट ज़बरदस्ती एजुकेशन लोन मत लीजिए, बिकॉज आप लोन लोगे तो आपको वापस भी करना पड़ेगा। इनकेस आप वापस नहीं करोगे तो आपको इश्यूज़ आते हैं। ऐसे बहुत से केसेस देखे गए। तो कोई भी बच्चा इफ़ इज़ प्लानिंग टू गो फॉर द एजुकेशन लोन फॉर द कमिंग एकेडमिक ईयर 2021 फॉर MBBS कोर्स, तो आप देखो कि जो भी आपका कोर्स उसका जो कॉस्ट आएगा आपके स्कोर के बेसिस पे फर्स्ट ईयर में, तो फर्स्ट ईयर का तो अरेंजमेंट मुझे अपने पास ही करना है, अपने बैंक में रख लेना है। एक बैंक में भी रख सकते हैं, 2 बैंक में भी रख सकते हैं, क्योंकि अलॉटमेंट आने के बहुत जल्दी ही हमको पेमेंट करना रहता है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ 3-4 डेज़ और 5 डेज़ के अंदर पेमेंट करना रहता है। ये पेमेंट, फीस का पेमेंट आप RTGS NEFT के थ्रू भी कर सकते हो डायरेक्ट अकाउंट कॉलेज के अकाउंट में, या आप डिमांड ड्राफ्ट बना के भी दे सकते हो। देयर विल बी नो ट्रांजेक्शन ऑफ कैश इन बिटवीन। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि हमने कुछ सोर्सेस से फर्स्ट ईयर का अरेंज कर लिया लेकिन कुछ दिनों बाद उनको देना है, तो एक बार आपका एडमिशन हो गया, कॉलेज में सब कुछ हो गया, उसके बाद जब आपके पास सारे एडमिशन लेटर आ जाएंगे, कॉलेज से एक्सपेंडिचर लेटर आ जाएगा, फिर आप बैंक पे अप्रोच करके या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अप्रोच करके यू कैन गो फॉर द लोन, और आप उनसे अपना फर्स्ट ईयर का अमाउंट ले सकते हो और उन सोर्सेस को दे सकते हो जहाँ से आपने फ़िलहाल अभी पेमेंट अरेंज किया था। तो जो हमारी एनालिसिस है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो पर्सनली हमने देखा है काफ़ी लोगों को, तो अगर आपको खुद पता होगा कि आपकी क्या कंडीशन है, क्या आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, आने वाले समय में आपके पास कहाँ से पेमेंट आ सकता है, कि वो फिक्स इनकम है कि आप सोच रहे हो कि हम सिर्फ अरेंज कर लेंगे, तो उतना ही पेमेंट लिए जिसको जहाँ पे आपको रिपेमेंट करने की इश्यूज़ ना आए। इसमें मेन चीज़ ये नहीं होती जैसे काफ़ी लोग सोचते हैं कि जब मेरा MBBS कंप्लीट हो जाएगा तब हम पेमेंट करेंगे। ऐसा नहीं होता। जैसे ही आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बैंक से रिलीज़ होगी, डिसबर्स होगा, वैसे ही आपका EMI स्टार्ट हो जाती है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप EMI इंटरेस्ट के साथ देना चाहते हो और मेन सम के साथ देना चाहते हो कि या सिर्फ इंटरेस्ट देना चाहते हो। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका यही रहेगा कि इतना डिस्कशन करने से अच्छा कि आप सिंपल वे में आप अपना जो भी आपका बैंक है जहाँ से आप अपना ट्रांजेक्शन करते हो, जहाँ पे आपका अकाउंट है, वहाँ पे जाके आप आराम से डिस्कस कर सकते हो और पूछ सकते हो कि वो किस हिसाब से लोन देंगे आपको और उसके अगेंस्ट उनको क्या पेपर्स चाहिए, क्या सिक्योरिटी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। और प्रेशर में आपको लोन के लिए नहीं जाना है, अपने कंफर्ट जोन को ही देखते हुए जाना है। तो ये छोटी सी गाइडेंस थी फॉर एजुकेशन लोन इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक द एजुकेशन लोन फॉर योर MBBS एजुकेशन। सो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग फिर हमको आगे डिसीजन लेना है। So this is all for today, friends. Thank you so much. All the very best for your NEET exam and your NEET counseling, friends. Thank you so much.